अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से मुतालिक 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग में गैर मामूली गिरावट सामने आई है, जिससे पाकिस्तान करप्शन में गुज़िश्ता 10 सालों की सबसे खराब पोजीशन में आकर खड़ा हो गया है। सिर्फ एक साल के अंदर करप्शन के तासुर से मुतालिक पाकिस्तान ने मजीद 16 ममालिक को पीछे छोड़ दिया है और तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान मजमूई तौर पर करप्शन में 20 ममालिक से आगे निकल गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2021 के परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है और पाकिस्तान को जो CPI स्कोर मिला है वो 100 में से सिर्फ 28 है। यानी CPI स्कोरिंग जितनी कम होगी उस मुल्क में करप्शन का तासुर उतना ज़्यादा तसव्वुर किया जाएगा। तब्दीली और करप्शन के खात्मे का वादा करके इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सिर्फ गुज़िश्ता एक साल में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। 2020 में पाकिस्तान की मजमूई रैंकिंग 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर थी और अब पाकिस्तान 140वें नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। यानी इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 41 करप्ट तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान का CPI स्कोर जो 2020 में 100 में से 31 था वो 2021 में 28 पर आ गया है। और सबसे हैरानकुन तब्दीली जो सामने आई है वो ये कि ये गुज़िश्ता 10 साल की बदतरीन करप्शन की रैंकिंग है। 2012 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आलमी रैंकिंग 174 ममालिक में से 141वें नंबर पे थी और अब पाकिस्तान 180 ममालिक के मुकाबले में 140वें नंबर पर आ गया है। 2012 में पाकिस्तान का CPI स्कोर 27 था, यानी बहुत बुरी स्कोरिंग थी। मगर 2012 के बाद इस CPI स्कोर में हर साल 2 साल में बेहतरी देखने में आई। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में CPI स्कोर भी गिरावट का शिकार हुआ। 2012 में पाकिस्तान का CPI स्कोर 27 था, 2013 में यह स्कोर 28 पर आया और नून लीग की हुकूमत में 2014 से लेकर 2018 तक इस स्कोर में बेहतरी आते आते यह स्कोर 33 पर चला गया और जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उसके पहले साल में ही फिर कम होकर 32 पर चला गया। दूसरे साल यानी 2020 में यह स्कोर मजीद कम होकर 31 पर चला गया और फिर 2021 में एक साथ 3 पॉइंट्स की गिरावट के साथ पाकिस्तान का CPI स्कोर अब 28 पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आते ही हुकूमत ने रिवायती तौर पर इदारे की साख पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान का स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की वजह से कम हुआ है और जिस इदारे ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम की है पाकिस्तान में उस इदारे के सरबराह को चेक कर लें तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। इसमें जो ही कंट्री की मुल्क की मुकम्मल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम एक मुकम्मल जवाब भी दे देंगे। लेकिन अभी तक तो चूँकि सिर्फ रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की बात है तो उसके ऊपर जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हम खुद भी समझते हैं कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत दावा कर रही है कि सिर्फ एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग में कमी आई है और जो कमी आई है उसका माली करप्शन या बदनुमानी से कोई लेना देना नहीं है। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से ये दोनों बातें दुरुस्त नजर नहीं आती हैं। CPI ने दुनिया भर में मौजूद ममालिक के करप्शन इंडेक्स का तासुर लेने के लिए मजमूई तौर पर 13 सोर्सेज यानी 13 ज़राए से डेटा हासिल किया। पाकिस्तान के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 ज़राए पर इन्हिसार किया और उन ज़राए में BSTI की रिपोर्ट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क की रिपोर्ट, ग्लोबल इंसाइट्स बिजनेस कंडीशन एंड रिस्क इंडिकेटर्स की रिपोर्ट, PRS ग्रुप की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे रिपोर्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट और वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट शामिल है। ये वो 8 ज़राए हैं जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से मुताल्लिक इन्हिसार किया है और इन 8 ज़राए में से सिर्फ एक ज़राए में पाकिस्तान की रैंकिंग में कमी नहीं आई है जैसा कि हुकूमत दावा कर रही है, बल्कि पाकिस्तान से मुताल्लिक 3 ज़राए की रैंकिंग में कमी आई है जबकि दीगर 5 ज़राए की रैंकिंग में कोई बेहतरी नहीं आई है और उनका स्कोर अपनी जगह पर बरकरार रहा है। जिन 3 ज़राए ने अपनी स्कोरिंग में कमी की है उसमें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क की रैंकिंग सरफहरिस्त है क्योंकि 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को 100 में से 37 नंबर दिए थे और इस साल इस स्कोर में कमी करके इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 100 में से 20 नंबर दिए हैं, यानी एक साल में 17 नंबर्स कम कर दिए हैं। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्कोरिंग में कमी नहीं आई है बल्कि दीगर ज़राए ने भी अपनी स्कोरिंग में कमी की है। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे 2020 और वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी भी शामिल है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे ने 2020 में पाकिस्तान की स्कोरिंग 100 में से 43 रखी थी और इस साल में कमी करके पाकिस्तान की स्कोरिंग 41 कर दी है, यानी इसमें भी 2 पॉइंट्स की कमी कर दी है। इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने 2020 में पाकिस्तान को 100 में से 22 नंबर दिए थे और इस साल पाकिस्तान 100 में से 20 नंबर ले सका है, यानी इस इदारे ने भी पाकिस्तान की रैंकिंग में 2 पॉइंट्स की कमी कर दी है। तो हुकूमत जो दावा कर रही है कि सिर्फ एक इदारे ने रैंकिंग में कमी की है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी रिपोर्ट से गलत साबित हो रहा है। साथ ही हुकूमत दावा कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की रैंकिंग में जो कमी की है वो स्टेट कैप्चर और रूल ऑफ लॉ की वजह से की है, माली बदउनवानी की वजह से नहीं की है। वैसे तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी भी तहरीक इंसाफ का वादा था और उसमें कमी पर भी हुकूमत फखर नहीं कर सकती है, परेशानी की बात है और इसका ताल्लुक भी करप्शन से है। और स्टेट कैप्चर भी हुकूमत के लिए कोई फखर की बात नहीं है और उसका ताल्लुक भी करप्शन से जोड़ा जा सकता है, उसकी वजह से भी करप्शन में इजाफा हो सकता है। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के लिए जिस इदारे ने सबसे ज़्यादा अपनी स्कोरिंग में कमी की है वो इदारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है और जो सवालात पूछे गए हैं वो रूल ऑफ लॉ से सिर्फ मुतालिक नहीं है, माली बदउनवानी से मुतालिक पूछे गए हैं। पाकिस्तान से मुतालिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 8 सवालात ये हैं। पहला सवाल है कि क्या अवामी फंड्स यानी हुकूमती फंड्स के मुख्तस करने के लिए वाज़ेह प्रोसीजर्स और एहतसाब का अमल मौजूद है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हुकूमती फंड्स का वुज़रा और अवामी नुमाइंदों की तरफ से ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे खुसूसी फंड्स मौजूद हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता। चौथा सवाल है कि क्या अवामी मसाइल का अमूमी तौर पर गलत इस्तेमाल होता है। और पाँचवा सवाल है कि क्या मुल्क में कोई पेशा वराना सिविल सर्विस है या बड़ी तादाद में हुक्काम को हुकूमत बराह रास्त तैनात करती है। छठा सवाल है कि क्या कोई आज़ाद इदारा है जो हुकूमती माली मामलात को ऑडिट करता हो। सातवां सवाल है कि मुल्क में क्या आज़ाद अदलिया इख्तियारात के साथ मौजूद है जो वुज़रा और अवामी नुमाइंदों का गलत कामों के लिए ट्रायल करती हो। और आठवां सवाल है कि क्या मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए या फ़ायदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने की रिवायत मौजूद है। अब इन 8 सवालों में से बेशतर का ताल्लुक रिश्वत, माली बदउनवानी और माली बदउनवानी के मामले पर हुकूमती चेक एंड बैलेंस से है। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो सवालात हुए हैं वो ये थे कि मुल्क में ये बात कितनी आम है कि जहां इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, पब्लिक यूटिलिटीज, सालाना टैक्स अदायगियों, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसेस के इजरा और मनपसंद अदालती फैसले हासिल करने के लिए बगैर दस्तावेज जायद रकम की अदायगी या रिश्वत अदा की जाती हो। इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी के सवालात में पब्लिक सेक्टर करप्शन इंडेक्स, एग्जीक्यूटिव करप्शन इंडेक्स, लेजिस्लेटिव करप्शन और जुडिशल करप्शन के इंडिकेटर्स से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार की बात की गई है। मगर हुकूमत इस रिपोर्ट के आने के बाद 2 मुख्तलिफ और गलत दावे कर रही है। पहला दावा ये कर रही है कि सिर्फ एक इदारे ने अपनी रैंकिंग में कमी की, जबकि हमने आपके सामने हकाइक रखे कि एक इदारा नहीं बल्कि 3 इदारों ने अपनी रैंकिंग में कमी की है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रैंकिंग में कमी की है उसका ताल्लुक माली बदउनवानी या करप्शन से नहीं है, जबकि हमने आपके सामने तीनों इदारों के सवालात भी रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेज में डेटा सोर्सेज को सिलेक्ट करने का एक बुनियादी मयार ही रिश्वत, अवाम के पैसे का इस्तेमाल, हुकूमती ओहदे का अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, हुकूमती ओहदों में एकरबा परवरी और स्टेट कैप्चर शामिल है। और सिर्फ स्टेट कैप्चर ही बाकी सारी करप्शन की वजह भी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नायब चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि कानून और रियासत की अदम मौजूदगी पाकिस्तान के कम स्कोर की वजह बनी है। और जब हमने नासरा इकबाल साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की तरफ से जारी की गई है। मगर हुकूमत रिवायती तौर पर इस मामले को एक नया रंग दे रही है, इदारे की ही साख पर सवालात उठा रही है। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है कि हुकूमत ऐसा कर रही है, बल्कि 2021 में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट सामने आई थी और पाकिस्तान की रैंकिंग 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124 पर चली गई थी और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया था, तो उस वक्त भी हुकूमती अराकीन ने यह कहकर उस रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि ये हमारे मुतालिक नहीं है बल्कि माजी की हुकूमत से मुतालिक है। यानी रिपोर्ट के दुरुस्त होने पर उस वक्त सवाल नहीं उठाया था, बल्कि ये कह दिया था कि माजी की हुकूमत से मुतालिक। तो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या PTI का नाम आया किसी जगह? आंसर विल बी नो। फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये तो फिर पढ़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। उस वक्त भी हुकूमत गलत दावा करती रही कि जो डेटा लिया गया है वो माजी की हुकूमतों का लिया गया है, लेकिन उस वक्त भी हमने आपके सामने अदद-ओ-शुमार रखे थे और साबित किया था कि 2020 की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के दौर से ही मुताल्लिक थी। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जिस डेटा पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन्हिसार किया है
वो 2015 से लेकर 2016 और 2017 से लेकर 2018 तक का है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से इन 8 सोर्सेज में से सिर्फ 2 इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम की है। बाकी 6 इदारों की राय में पाकिस्तान की रैंकिंग में ना कोई बेहतरी आई है ना ही कमी। लेकिन जिन 2 इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम की है और कहा है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, उसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की राय शामिल है। और दोनों का डेटा 2019 का है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की रैंकिंग में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 नंबर्स कम किए और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 नंबर्स कम किए। इन दोनों इदारों का डेटा किस साल का है देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 13 सोर्सेज में से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के डेटा से मुतालिक लिखा है कि इस इदारे का पहला एडिशन 2010 में शाया हुआ और मौजूदा इंडेक्स को बनाने के लिए डेटा मई 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 के दरमियान एक सर्वे के जरिए लिया गया, जिसमें 4000 से ज़ायद माहिरीन की राय शामिल है, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2019 से लिया गया। जो दूसरा इदारा है जिसका डेटा हासिल करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, इस सोर्स का नाम वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जायजा लेते हैं कि क्या इस इदारे ने माजी का डेटा इस्तेमाल किया या तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद का डेटा इस्तेमाल किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लिखा है कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने 2020 की रिपोर्ट के लिए 179 ममालिक की 2019 में स्कोरिंग की और फिर 2019 का डेटा इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2019 का डेटा इस्तेमाल किया गया है, मगर हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले 1 साल पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब अपनी 2019 की रिपोर्ट शाया की थी तो उस वक्त हुकूमत ने उसे अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। ये रिपोर्ट बायस्ड है, ये एक मैनेज्ड और टारगेटेड एजेंडा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हर जगह इनके अलाकार हैं जो इनके स्याकारियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इस किस्म की रिपोर्टें जो हैं वो दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती। इस हुकूमत को उन इंडिकेटर्स के साथ जोड़ के टारगेट ओरिएंटेड प्लान एंड प्लांटेड रिपोर्ट जो है आपने शाया किया, जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। लेकिन माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुतालिक क्या कहते रहे, क्या बयानियां बनाते रहे, खुद देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका पैसा चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। इमरान खान माजी में ये भी कहते रहे कि 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म करेंगे और जब तक ऊपर की करप्शन खत्म नहीं होगी नीचे करप्शन होती रहेगी। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। 90 दिन में हम करप्शन, बड़ी करप्शन खत्म करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। इसी पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको जिस दिन पहले दिन ही हुकूमत आएगी, पहले दिन ही बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी। बड़ी करप्शन। इमरान खान ये बयाने भी बनाते रहे कि हुक्मरानों की करप्शन की वजह से महंगाई होती। गरीब अवाम हुक्मरानों की करप्शन और टैक्स की चोरी महंगाई से अदा कर रही है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं।
और अब मुल्क में महंगाई है और आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई है। तो नून लीग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ कोई बयानियाँ बना रही है जो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए साबिका हुकूमतों के खिलाफ बनाते हैं। पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। आज जो मुल्क के अंदर महंगाई है ये इसी करप्शन की वजह से है। कौन सा आदमी है जो करप्ट नहीं है? कौन सा आदमी है जिसने महंगाई में इजाफा नहीं किया? आज वाज़े हो गया है कि इस मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह इस हुकूमत की करप्शन है, इमरान खान की करप्शन है, इसकी हुकूमत की करप्शन है, इसकी पार्टी की करप्शन है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, जाहिर है जो बयानिया बनाया इमरान खान साहब ने 1996 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो सियासी बयानिया था उसमें उन्होंने शामिल किया, मुसलसल कहते थे कि इसकी कितनी अहमियत है। उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 3 साल में बार बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नीचे गिरना, 140वें नंबर तक चला जाना, स्कोर कम होकर 10 साल पुराना हो जाना, आप कितना बड़ा सेटबैक समझते हैं तहरीक इंसाफ के बयानी के लिए? देखिए जी, अभी तो खैर ये रिपोर्ट पूरी आई नहीं है और अभी तो इसमें जो बयानिया है प्राइम मिनिस्टर का वो तो बिल्कुल वही है जो 1996 में उन्होंने बनाया था। उससे तो वो एक कदम पीछे नहीं हटे और अभी भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हर तकरीर में वज़ीर आज़म इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि किस तरह से यहाँ अमीर और गरीब की ट्रीटमेंट जो है मुख्तलिफ है। और आपने देखा ही जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के मुकदमात हैं और जो सारे बड़े केसेस हैं उनके ऊपर उनके बयानी में कोई फ़र्क नहीं आया। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर आप अभी बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें जो फाइनेंशियल करप्शन है उसके ऊपर तो कोई फाइंडिंग नहीं है। जो उनकी 2 चीज़ें जो नासरा जावेद की स्टेटमेंट से अपेरेंटली लग रही हैं वो कह रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और स्टेट कैप्चर का इशू है। अब ये इन दोनों का क्या मतलब है, हम वेट कर रहे हैं कि उनकी जब रिपोर्ट आती है तो उसको देखते हैं कि वो क्या। पिछली दफ़ा की अगर आप रिपोर्ट देखें तो प्राइमरीली जो फोकस था वो जुडिशरी के जो मुकदमात थे उसकी परसेप्शन के ऊपर था। इस दफ़ा भी जब मुकम्मल रिपोर्ट आती है तो फिर उस पर तबसरा करने के काबिल हो पाएंगे। नासर, ज़ाहिर जो पाकिस्तान का चैप्टर है उसका कोई एक एडिशनल नोट होता है। जो रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की तरफ से जारी की जाती है मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो जिन 3 ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है उन तीनों के सवालात में हुकूमती फ़ंड्स के इस्तेमाल से लेके रिश्वत, वुज़रा और हुकूमत का एहतसाब, ये सारे के सारे सवालात शामिल हैं। उस सब में फाइनेंशियल करप्शन से मुताल्लिक ही सवालात हैं जिन तीनों ने भी पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। तो जिन सवालात की बुनियाद पर डाउनग्रेड किया है वो सारे फाइनेंशियल करप्शन से मुताल्लिक हैं, एहतसाब से मुताल्लिक हैं। जो मेन डाउन हुआ है वो तो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट कोई उनका जो वो है कि जी वो उसका जो उन्होंने एक रिपोर्ट जो दी है उसमें एक मेन 120 से 137 पे गए हैं वो रूल ऑफ लॉ से मुताल्लिक है। बाकी तो जो तमाम जो उनकी रिपोर्टिंग इदारे हैं उन्होंने पिछले साल की जो रेटिंग्स हैं उनको बरकरार रखा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो आज खबरें चली हैं वो एक प्रेस रिलीज़ की बुनियाद पे चली हैं जिससे कुछ हतमी तबसरा करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किस बुनियाद के ऊपर ये पॉइंट किया। और जो अगर रूल ऑफ लॉ भी कहें तो रूल ऑफ लॉ के फिर आगे 12 पिलर्स हैं, उनमें से किस पिलर के ऊपर उनका एतराज़ है जब समझ में आएगा तो तभी फिर उस पर बात हो सकती है। नहीं मगर फाउजी साहब, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उन्हीं के मैं आपको सवालात बता रहा हूँ कि उनके सवालात हैं हुकूमती फ़ंड्स के इस्तेमाल के लिए क्या एक मौसर एहतसाबी निज़ाम मौजूद है? क्या हुकूमती फ़ंड्स को वुज़रा और हुकूमती एहलकार अपने ज़ाती फ़ायदे या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ऐसे मखसूस फ़ंड्स भी हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता? क्या अवाम के पैसे का आमतौर पर गलत इस्तेमाल होता है? एक आज़ादाना हुकूमती फ़ंड का ऑडिट होता है? क्या ऐसी आज़ाद अदलिया है जो ताकतवर वुज़रा और हुकूमती एहलकारों का एहतसाब कर सकती है? क्या ठेकों के लिए रिश्वत दी जाती है? सारे सवालात हुकूमत किस तरीके से अवामी फंड्स का इस्तेमाल करती है उससे मुताल्लिक है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने आपके जो नंबर्स थे 2020 में 37 उसको 20 कर दिया। नहीं, वो तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जिसने ये किया है, लेकिन बाकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने जो नंबर्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं। लेकिन अब ये इसके जो सवालात का जवाब आपने दिया है, अब देखना ये है कि ये तो जाहिर है आप उनको शायद पता हो ना पता हो, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो भी फंड्स हैं उसका पूरा ऑडिट का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के आइन में वो सारे का सारा जो है वो प्रोवाइडेड है।
और इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक बात हो कि फॉर एग्जांपल ये कहना कि एमएनए एमपीएस के फंड्स मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं या कहाँ पे जा रहे हैं, तो उसका कोई मिसाल भी तो होना कि कोई फलाने जगह के ऊपर ये ऐसा हुआ है या कुछ हुआ है, फिर ही आप जवाब दे सकते हैं ना। एक जर्नल जो बात हो और उसके ऊपर उन्होंने कैसे किया है, हमने आज उनसे यही पूछा है इकोनॉमिस्ट की जो इंक्वायरी, इंटेलिजेंस इंक्वायरी से, कि आपने जो बेसिस बनाई है वो आखिर कोई बेसिस तो होंगी, तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसका जवाब देंगे। वैसे फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे है उसने भी 2 दर्जे नीचे किया है, 43 से 41 आप कर दिए आपके पॉइंट्स। उसमें भी सवालात हैं कि क्या आपको इन कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है जिनमें दरामदाद और बरामदाद के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, सालाना टैक्स अदायगी के लिए, हुकूमती ठेकों के नवाजने के लिए, अपने हक में अदालती फैसले लेने के लिए, और फिर जो वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी है उसके भी सवालात यही हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर में करप्शन है, हुकूमती करप्शन इंडेक्स है, कानून साजी में करप्शन, जुडिशल करप्शन, सारे करप्शन से मुतालिक ही सवालात हैं। ऐसा नहीं है कि सवालात करप्शन से मुतालिक नहीं है। और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी ने भी 3 जो दर्जे हैं वो आपके 2 कम किए हैं, 22 से 20 कर दिया है जो रैंकिंग 100 में से। देखिए बात यह है शायद, मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में हर लेवल के ऊपर करप्शन जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर अदालत में जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि केसेस लगवाने के लिए या केसेस के फैसले के लिए करप्शन होती है, तो ये फैसला जाहिर है कि हुकूमत के लिए तो आंसर करना मुश्किल होगा। ये तो आप अगर जुडिशरी को अपना परफॉर्मा भेज दें और वो जवाब दें तो उसका बेहतर होगा। इसी तरीके से ये जो बाकी आपने ऑप्शन बताई है कि ये इन्होंने जो एक ही, जिस तरह से आप भी इसको इत्तेफाक कर रहे हैं कि मेन तो एक ही पॉइंट है जो इकोनॉमिस्ट वालों ने फंड्स के ऊपर बात की है, उसकी अगर डिटेल्स पता होंगी तो फिर उसमें डेफिनेटली बात हो सकती है। बट आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो तमाम हमारे और निचले लेवल, और ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो ये है कि पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की काबीना और इस तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, जो स्पेशली जो पंजाब और केपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया और कोई स्कैम फ्री गवर्नमेंट है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है। पॉलिटिकल जो सतह है उसके ऊपर करप्शन में बहुत कमी आई है। ऑन द कंट्री आपकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं जो ऑयल एंड गैस के हवाले से है कि किस तरह पीएसओ को नुकसान पहुंचा के प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया गया। फिर आपकी शुगर रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि कैसे जो शुगर माफिया है उसको फ़ायदा पहुंचाया गया और पंजाब हुकूमत पर जिनका इन्फ्लुएंस था उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। फिर वीट के ऊपर रिपोर्ट है कि किस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा हुआ। अब खाद के ऊपर आप लोग खुद मानते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग हो रही है, तो यही तो वो कैप्चर है कि इन सारे के सारे माफिया को फायदा हो रहा है। नहीं, लेकिन शाहजेब इसके ऊपर तो आप क्रेडिट देना इमरान खान को। मसलन आपने इससे पहले कब सुना हो कि किसी गवर्नमेंट ने अपने दौर में इस तरह की इंक्वायरीज कराई हो? मसलन अगर शुगर के ऊपर आप बात करें तो आप देखिए आपने उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया और आपने देखा कि किस तरह से उसका जो टैक्स है वो अब 700 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है। तो ये तो हमारी कामयाबियां हैं ना जो आप गिनवा रहे हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अगर शुगर का मामला है या ये जो बाकी सारे मामलात हैं, ये तो आपको हमने बताए। तो इसके ऊपर तो आपको असल में तो हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए। नहीं फौजी साहब, क्योंकि बताए रिपोर्ट्स आई, उसके बाद कार्रवाई के ऊपर जो सवाल उठता था, पंजाब हुकूमत के ऊपर जो सवाल उठता था, वो कार्रवाई नहीं की गई है। जो आप शुगर के टैक्स की बात कर रहे हैं, वो सेल्स टैक्स बढ़ाकर और कीमत जाहिर 50 रुपए की जो कीमत है उस पर सेल्स टैक्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब 100 रुपये हो जाएगी तो ज़्यादा मिलेगा। तो कीमत इतनी हो गई थी कि सेल्स टैक्स आपको ज़्यादा मिला है, उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो इससे आवाम का परसेप्शन नहीं जाएगा, या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका परसेप्शन नहीं जाएगा कि इस मुल्क में कार्रवाई नहीं होती है, हुकूमत में कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ रिपोर्ट्स बनती हैं। देखिए ना, ये तो दुरुस्त बात नहीं है ना आपकी। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आपकी जो फिगर्स हैं, होर्डिंग्स हो रही थी शुगर की, बताया नहीं जा रहा था कितनी चीनी है कितने के ऊपर। अगर आपने उसको इंश्योर करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किया और उसके नतीजे में आपका टैक्स कई गुना बढ़ गया, तो उसका क्रेडिट आप कह रहे हैं कि आप ना लें, वो उसके और वजूहात है। लेकिन 50 रुपए पे सेल्स टैक्स कम मिलेगा, 100 रुपए पे ज्यादा मिलेगा फिक्स परसेंटेज पे। बट मैं फिर भी अगर आगे बढ़ जाऊं, इनमें कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को सजा ही नहीं मिली है, ना ही हुकूमती रहनुमाओं को मिली है। और अगर ये बार बार तासुर आएगा कि जैसे जो परवेज खट्टर के खिलाफ कार्रवाई थी, चेयरमैन नैब ने कह दिया कि वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर की है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमने तो हुक्म ही नहीं दिया, हमने तो कहा था कि मालम जब्बा की कार्रवाई जारी रखें। तो ये बार बार तासुर मजबूत होगा कि हुकूमती अराकीन नहीं है इस वक्त आंसरेबल और कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं सर, देखिए अगर तो जबरदस्ती अपना इश्यूज बनाने हैं वो तो अलग बात है। लेकिन जो फॉर एग्जांपल मलाम जब्बा की अभी आपने मिसाल दी, या इससे पहले सबसे पहले तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो सारी इंक्वायरीज हैं ये इमरान खान ने करवाई।
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म के ऊपर इसको पब्लिक किया गया। अगर हमने छुपानी होती तो हम पब्लिक ही ना करते। जिस तरह से माजी में हुकूमत की, आपने कब देखा कि कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक हुई? हमने रिपोर्ट्स पब्लिक की, उसके बाद तमाम कार्रवाई हमने। अच्छा, अगर आप ये कहें कि हर आदमी को उठा के फांसी पे लटका देना है, ज़ाहिर है कानून उसको अलाउ नहीं करता। जो कानून अलाउ करता है उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं और उसके नतीजे में अरबा रुपया FBR तो फिर फौजी साहब, फिर कम से कम आपका करप्शन का परसेप्शन भी ठीक होता ना। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इमरान खान इसी की मिसाल देते थे। 3 साल में मुसलसल डाउनग्रेड हुआ जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन इस पे मेरा और आपका एक इख्तलाफ राय है। मैं समझता हूँ कि जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो कैबिनेट की सतह के ऊपर करप्शन है, उसके बारे में परसेप्शन बिल्कुल बदल के रह गया है। कभी पाकिस्तान में इस तरह की क्लीन हुकूमत का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने दिया है। यहाँ पे तो ये तस्वर था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। अब अगर आप जो पटवारी की करप्शन है या जो आपकी ये आपने कहा केसेस लगवाने में या ये करने में, देखिए ये रूल ऑफ लॉ एक प्रोसेस है। ये 3-3.5 साल में अचीव नहीं होगा। इसके लिए बड़े इकदाम जो हैं वो हुए भी हैं और कुछ मिसालें आपने खुद दी कि जहाँ पे इतनी रिपोर्ट्स आई। साहब देखिए ना, इसमें मसला ये है कि जो स्कैंडल हैं वो तो मुतादिद आए हैं, कार्रवाई के ऊपर हुकूमत पे सवाल उठता है, अदालतें सवाल उठा रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एक तरफ कार्रवाई करते है नैब, दूसरी तरफ कार्रवाई ही नहीं करता है। आपके मुख्तलिफ जो स्कैम्स आए हैं उनके नोटिस लिए हैं, उससे बात आगे नहीं बढ़ाई है नैब ने। तो जब आप हुकूमत से जाएंगे तब पता चलेगा कितने बड़े बड़े स्कैंडल थे और कितनी बड़ी बड़ी तहकीकात हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया है। तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा ये? नहीं, देखिए ना, ये दुरुस्त नहीं है। आपने जो बात दोबारा की है फिर भी दुरुस्त नहीं है। तमाम जो स्कैम्स आए, वो स्कैम्स उस में आए, वो हमने बताया आपको कि ये स्कैम्स हुए, ये क्या कार्रवाई हुई, ये हमने बताया आपको क्या क्या कार्रवाई हुई। अब आप चाहते हैं कि ये कार्रवाई सही नहीं हुई है, इसमें मजीद होना चाहिए। मसलन अभी आपने मालाम जब्बा का केस किया। मालाम जब्बा का केस क्या था? फौजी साहब, जब चीनी 100 रुपए की हुई, मीडिया पर शोर मचा, फिर वजीर आजम ने नोटिस लिया। आपकी हुकूमत में बार बार बैक टू बैक क्राइसिस आए हैं। 3 शुगर के क्राइसिस आए हैं, 2 वीट के क्राइसिस आए हैं, 1 खाद का क्राइसिस है। इतने क्राइसिस किसी हुकूमत में नहीं आए। शोर मचा तो वजीर आजम ने नोटिस लिया, तो रिपोर्ट्स बनी और फिर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सवाल उठता है कि जी रिपोर्ट्स बनी, नैब ने भी कुछ नहीं किया और फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है। तो आपका बयानिया क्या होगा इलेक्शन में? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलसल अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो फिर जाहिर है मौका मेरा तो नहीं। प्लीज आप बोलिए प्लीज। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारा एक इख्तलाफ राय है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है इन तमाम स्कैम्स के ऊपर वो काफ़ी नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कानून में प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है और FBR को जो अरबा रुपया इजाफी आया है वो इसी कार्रवाई के नतीजे में आया है। इस पे आप अपना इख्तलाफ रख सकते हैं। दूसरा मसलन अभी आपने मालाम जब्बा का किया। मालाम जब्बा का क्या केस था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो KP है उनका जमीन का झगड़ा था। वो कह रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा था हमारी जमीन है, दूसरा वो कह रहा था कि हमारी जमीन है। उसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी हुई, वो पता चला कि नहीं टूरिज्म की जमीन थी और वो टूरिज्म में चला गया। अब हम सिर्फ किसी के शौक की वजह से तो परवेज खट्टक को नहीं ना जेल में डाल सकते। आप ये देखिए, हमारे 2 मिनिस्टर्स जेल पर ना डालने के लिए। आखिरी बात मुकम्मल कर। 2 पंजाब के मिनिस्टर्स अलीम खान और सब्तैन के ऊपर जब केस आया, दोनों ने रिजाइन किया। अदालत में जाके उन्होंने जो है वो अपना केस लड़ा। बाबर अवान साहब के ऊपर इल्जाम आया, उन्होंने रिजाइन किया। वो जाके किसी और गवर्नमेंट में आपको ये मिसाल नहीं मिलती। सो जहाँ पे गलतियां भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलतियां नहीं है या कोई अपना हमारे यहाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, गलती भी होगी, बट कोई मुकाबला ही नहीं है PTI के। मगर फौजी साहब जेल में तो जाहिर है बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन नैब कहें कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था हमें मालम जब्बा बंद करने को। पेशावर हाई कोर्ट का हमने बिल्कुल नहीं कहा था मालम जब्बा बंद करने को, हमारे ऊपर क्यों डालकर नैब बंद कर रहा है। फिर खुसरो बख्तियार साहब की भी मिसाल मौजूद है। नैब मुल्तान ने इंक्वायरी की, नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, उसके बाद केस ही आगे नहीं बढ़ा। तो बहुत सारे मामला हैं जिस पर बार बार सवाल उठता है। नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो तो खैर आप चेयरमैन नैब और पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान एक बात है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये लगता है ना कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों। देखिए, चेयरमैन नैब का जो मामला आया, उन्होंने नैब के ऊपर तो खुद भी हमने कई दफा, हमारा भी उनसे कई दफा गिला हो जाता है, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि नैब ने भी जो रिकवरीज की इस पिछले 3.5 साल में, उसकी भी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं। वरना इससे पहले जिस तरह के चेयरमैन नैब लगे रहे, इससे पहले जो नैब का सेटअप रहा वो भी आपके सामने है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नैब इतना कामयाब हुआ रिकवरीज में, जो दावा करते हैं कि 825 अरब वज़ीर-ए-आज़म क्रेडिट लेते हैं, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो यही रिकवरीज किसी सियासतदान से ये क्यों नहीं कर सके?
सियासतदानों से तो रिकवरीज जो हैं, जो स्पेशली जो शरीफ फैमिली की जो बड़ी रिकवरीज हैं वहाँ पे भी हुई हैं। मसलन ओमनी ग्रुप में 12 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। लेकिन असल जो मायूसी हुई है वो हुई है कि जो शरीफ फैमिली अब भी बाहर बैठी हुई है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे वो, अगर आपको याद हो, हुकूमत के चंद ही महीनों बाद जब वो पंजाब गए तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मेरे ख्याल में नैब को अपने मुकदमात को महदूद करना चाहिए और फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े मुकदमात में इंटरेस्टेड हैं, छोटे मुकदमात में इंटरेस्टेड नहीं थे। और आपने अब जो सबको गिरफ्तार किया, हमजा शहबाज 2 साल गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को भी एक और केस में गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और अगर ये केसेस में मेरिट था तो साबित हो जाते, अलीम खान साहब के खिलाफ ही साबित हो जाता आपके रहनुमाओं के खिलाफ। तो नैब के केसेस मेरिट पर थे या नहीं थे? कि अगर वैसे 825 अरब रुपए रिकवर कर लिए, इनमें से किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं किया, तो ये केस ठीक थे या नहीं थे? नहीं, ये दुरुस्त बात है। दोबारा आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना। देखिए, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, इनके ऊपर केसेस साबित हो गए हैं, वो तो अपनी अपील प्रोसेस में है। और इसी तरीके से जो बाकी इस वक्त जो ओमनी ग्रुप है उसके बड़े मेजर लोगों ने जाके प्ली बार्गेन किया है, जो कि अगेन कन्विक्शन है, और वहां से रिकवरीज हुई हैं। अगर आप एक जनरलाइज बात करें और बहुत सारे केसेस ले लें तो फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, शहबाज शरीफ का केस है, हम रोजाना ये कह रहे हैं वो डे टू डे चलना चाहिए। हमजा शहबाज के केस में बिल्कुल आपकी बात सही है, 2 साल उनको जेल में रखा गया, वो केस डे टू। लेकिन आप देखिए 25 तारीखें जो है वो मरियम नवाज लेके बैठी हैं, वो 23 तारीखें जो इसमें हमजा शहबाज का जब से केस आया और शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि मुतादिद बार ये आप लोगों की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा तगड़ा है और FIA के पास बड़े सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, वो साबित होगा। तो अगर इनकी वजह से नहीं हो रहे साबित, कि ये लोग नहीं होने दे रहे, तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी तो इसी FIA ने इल्जाम लगाया है, उनके खिलाफ साबित कर दें। वो तो नहीं बाहर भागे, उनका नाम तो ECL में भी नहीं डाला, वो पेश भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं किया। नहीं, जहांगीर तरीन साहब का केस फ्रैंकली इनसे तो बड़ा मुख्तलिफ है। उनके ऊपर जो बात थी वो तो वो जवाब दे रहे हैं, और वो उनका भी चल रहा है। FIA ने इल्जाम लगाया फाइनेंशियल फ्रॉड का, वो नहीं लगाया है, लेकिन उसमें भी आप देखिए जिन रिपोर्ट्स का वज़ीर आज़म को क्रेडिट दे रहे हैं उस रिपोर्ट में जिक्र था। वज़ीर आज़म के करीब तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया और वो केसेस चले। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है या काबीना जो है वो ही नहीं कर सकती, उसके लिए तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और मेरे ख्याल में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है दोबारा हमें रिमाइंड करा रही है कि तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और इसके ऊपर आज आज़म साहब ने भी मुझे भी ये हिदायत की है कि इसके तमाम जुजियात का जायजा लेके हम देखें कहाँ कहाँ पे कमियां हैं और हमें उनको पूरा करना चाहिए। और जो ही रिपोर्ट पूरी आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ा बात करेंगे इसके बाद। मुसलसल खबरें सामने आ रही थी, ओपोजिशन रहनुमाओं के दावे सामने आ रहे थे कि इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही खबरें सामने आई कि ओपोजिशन जमातों के रहनुमाओं में राब्ते हुए हैं और मुमकिन है कि PDM और पीपल्स पार्टी मिलकर लॉन्ग मार्च करें। और इस हवाले से आज होने वाले PDM के सरबराही इजलास को खास अहमियत दी जा रही थी कि PDM की क़यादत बड़े और अहम फैसले करेगी। PDM का सरबराही इजलास कई घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को महंगाई मार्च का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए भरपूर तैयारी का होना जरूरी है। जब तक तमाम जमातें एक पेज पर नहीं होंगी, इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि 2 दिन पहले उनका आसिफ जरदारी से तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या राब्ता हुआ है, तो उन्होंने उसकी भी तरदीद कर दी और एक सवाल के जवाब में कहा कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद किसी लॉन्ग मार्च की बात नहीं होनी चाहिए। यानी अभी तक तमाम तर बड़े बड़े दावों के बावजूद PDM तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकी है, ओपोजिशन जमातों में राब्ते भी नहीं हो सके हैं और साथ ही इस इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी और PDM साथ मिलकर लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। तो आज इजलास में क्यों ये फैसले हुए, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया। यार सादिक साहब ने कहा था तैयारी पूरी हो गई है अदम एतमाद के हवाले से, सिर्फ वक्त का तयन करना है, मगर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए भरपूर तैयारी का होना ज़रूरी है। कोई रहनुमा कोई बात करता है, कोई रहनुमा कोई बात करता है। आज की जो आपकी का इजलास था उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो तो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। नहीं, रिलीफ की बात नहीं होती। अदम एतमाद एक बड़ा इंतहाई कदम होता है और उसकी तैयारी ही करके ये कदम उठाया जाता है। ये आप 162 मेंबरान हमारे पास कौमी असम्बली में हैं, 172 हमने करने हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
तो जब तक जो इत्तेहादी हैं या जो पीटीआई के अपने मेंबरान हैं वो हमारे साथ शामिल नहीं होंगे तो ये मुमकिन नहीं होता। तो ये चीज़ें अपने तौर पे इसकी तैयारी करनी पड़ती है और फिर अदम एतमाद किया जाता है। अदम एतमाद को ये आप तारीख बताकर नहीं करते कि मैं परसों अदम एतमाद करूँगा या अगले महीने करूँगा या 2 महीने बाद करूँगा। ये जब भी तैयारी मुकम्मल हो गई, जब भी अददी हमें तादाद हासिल हो गई तो फिर हम अदम एतमाद कर देंगे। यही बात मौलाना साहब ने भी की है। तो भाई साहब, जो 20 अरकान आपके साथ राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के, वो क्या टिकट की गारंटी मांग रहे हैं जो आप दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अदम एतमाद की तरफ नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, वो हमसे गारंटी नहीं मांगते। वो ये चाहते हैं कि उन पे कोई दबाव ना हो इस मामले का, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनी थी, क्या हालात थे जो उस वक्त इलेक्शन में हुआ, सब हज़रात जानते हैं। तो वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको चाहते हैं कि हम पे कोई दबाव ना हो, कोई टेलीफोन कॉल ना आए, ये सारा मामला होता है। क्योंकि ये बात याद रखें कि अदम एतमाद में हुकूमत ने कुछ नहीं करना होता, हुकूमत ने एक शख्स भी असम्बली के अंदर नहीं लाना। ये अपोजिशन ने 172 कम अज़ कम 172 अरकान कौमी असम्बली के अंदर लाने हैं और उन सब ने उस मोशन को वोट देना है। एक भी कम हो जाए तो अदम एतमाद नहीं होता। तो ये मैंने अदम एतमाद किया, शायद इस असम्बली में 2-3 लोग हैं जो अदम एतमाद का हिस्सा रहे हैं। मैं उस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मैं जानता हूँ कि कितना हसास मामला होता है। बस अब जब आपको इस बात पर एतमाद नहीं है कि अदम एतमाद के लिए कॉल्स जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो ये बात तो तय है ना कि वज़ीर आज़म ने जो उस दिन खिताब किया जिसमें ये कहा कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मैं अपोजिशन में आ गया, तो आप ही लोगों को कहा था, वो किसी इदारे को नहीं कहा था जिसका तासुर देने की कोशिश की जा रही है। जी, हमने उनकी अपोजिशन भी देखी है और हमने उनकी हुकूमत भी देखी है। तो हमारे लिए वो क्या ख़तरनाक होंगे, वो अपने आप के लिए ख़तरनाक होंगे। बात ये है, आज हकीकत ये है कि एक बड़ी तादाद है पीटीआई के मेंबरान की जो उस जमात में नहीं रहना चाहते, उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल उस जमात में नहीं है। इस तरह इत्तेहादी हैं, वो भी जानते हैं कि अब इस हुकूमत की नाकामी और गलतियों का हिस्सा रहे, इस महंगाई का हिस्सा रहे तो हमें वो लोग वोट नहीं डालेंगे। इसलिए लेकिन एक ये है कि जब तक न्यूट्रलिटी नहीं मिलेगी तो हम अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये खदशात होते हैं, ये खदशात जब दूर हो जाएंगे, वो आज हो जाएं, कल हो जाएं, तो ये एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। हुकूमत के लिए तो रिलीफ है ना कि टूटी हुई है अपोजिशन। 27 तारीख को निकलेगी पीपल्स पार्टी, 23 मार्च को निकलेंगे आप, तो जो इत्तेहाद मुमकिन था वो नहीं हो सका आप लोगों के दरमियान। नहीं, इत्तेहाद की ना कोई बात हुई है ना कोई रब्ता हुआ है। इत्तेहाद ज़रूरी भी नहीं है। पीपल्स पार्टी हमने तो 23 मार्च का ऐलान दिसंबर में कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने उसके बाद 27 मार्च का इंतखाब किया है। वो अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, अपना लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इससे तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा कि 2 मुख्तलिफ औकात पर लॉन्ग मार्च होंगे और अवाम की जो एहतजाज है वो उसका मुजाहरा होगा। हुकूमत पे दबाव क्या पड़ेगा? आप करेंगे लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, क्या हुकूमत पे एग्जैक्टली दबाव पड़ेगा? 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी निकल के पहुंच जाए, आप 23 मार्च को निकलेंगे, अप्रैल में रमज़ान शुरू होने वाला है, हुकूमत को नजर आ रहा होगा कि रमज़ान शुरू होना है, तो आप ठहर तो सकते नहीं है, इस्लामाबाद आके एहतजाज करेंगे, चले जाएंगे। जी, रमज़ान शरीफ तो हम एहतजाज करें या ना करें वो तो आएगा, और हम एहतजाज करें या ना करें तो ये मामला तो अवाम की राय का इजहार होता है, अवाम की तकलीफ़ का इजहार होता है, एक बड़ा मुजाहरा होता है कि अवाम आज तंग है, अवाम मुश्किल में है, मुल्क मुश्किलात में है, ये इस बात का इजहार होता है। और पार्लिमानी जमहूरियत में यही तरीके होते हैं अवाम के राय के इजहार के। जब पार्लिमान मफलूज हो, वहाँ बात ना हो सके तो सड़क पर एहतजाज करना पड़ता है, यही तरीका है। मगर भाई साहब, ये चलती है, इसी से अवाम की मोबिलाइजेशन होती है, यही चीज़ें तब्दीली का बायस भी बनती हैं। ये अवाम के साथ इजहार है या फिर आप ये बताना चाहते हैं, जो कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि एक हाथ है इमरान खान साहब के सर पर, उसको हाथ हटाना चाहते हैं आप इस दबाव को बढ़ाकर? जी, वो खुद अगर कह रहे हैं हाथ है, हालांकि हाथ तो कह रहा है कि मैं साथ नहीं हूँ, मैं तो सियासत से अलहदा हूँ, तो बहरहाल ये पहले अपना बयान दुरुस्त कर लें। हमें उस बात की, हमें किसी हाथ की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो गैर आइनी मुदाखलत निज़ाम के अंदर है वो ना हो तो ये निज़ाम एक दिन भी नहीं चल सकता। जब वो गैर आइनी मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी, जब निज़ाम कुछ ना कुछ आइन के मुताबिक हो जाएगा, अदम एतमाद भी हो जाएगा। अच्छा, मगर वो फिर पूरी बात, अवाम की मुश्किल का हल, आज महंगाई का हल, आज पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ एक नए इलेक्शन में है, इसलिए अदम एतमाद ज़रूरी है आज मुल्क के लिए। वैसे वो पूरी बात फिर ये कह रहे हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो आपके सर पर नहीं आएगा, गले पर आ सकता है। तो ऐसा ना हो आप इमरान खान साहब को गिराने जाएं तो वो हाथ गले पर आ जाए और आपको बड़ा महंगा पड़ जाए। बेहतर है कि अगले इलेक्शन का इंतजार करें।
देखिए, हम तो गले भी लेने को तैयार हैं। जब अवाम मुल्क की मुश्किल में हो तो हमने इक़्तिदार में आकर क्या करना है, हमने इन ऐवानों में रहकर क्या करना है। जब हर आदमी महंगाई में पिस रहा हो, मुल्क के अंदर मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी हो, तो गले पर हो या सर पर हो से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्या मुस्बत असर मुल्क पर है या नहीं है। मेरे गले पर डाल लें अगर मुल्क के लिए मुस्बत असर है तो। यानी कि 23 मार्च के साथ कोई टारगेट नहीं है। पहले तो आप कहते थे कि जी हुकूमत के लिए डेडलाइन है, हुकूमत गिर जाएगी, इस महीने से आगे नहीं जाएगी, अब ये कहना छोड़ दिया है आपने, यानी कि 23 मार्च को हुकूमत के गिरने की डेडलाइन नहीं है। तो जब जिस हुकूमत को एहसास हो कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क के लोग तकलीफ में हैं और एक बड़ा मुजाहरा हो उस मुल्क के अंदर अवाम के एहतजाज का, तो हुकूमत भी सोचती है, जो सर पर हाथ रखते हैं वो भी सोचते हैं। इसलिए ये तरीके यही होते हैं तब्दीली को लाने के कि आप अवाम का जो राय है उसको रजिस्टर करें। बस वही हुकूमत ने तो आज अवाम की राय अवाम के उनके सामने आ जाएगी। हुकूमत ने खुद तो नहीं सोचना ना, ये वो तो ये सोचेंगे हम अपना वक्त पूरा करें, तो जो सर पे हाथ रखे हुए हैं आप उन्हीं को सोचवाना चाहते हैं कि जी आप सोचें, और इसीलिए ये मार्च हो रहा होगा। जो लोग हुकूमती बेंचों पे बैठे होते हैं वो भी सोचते हैं, जब वो देखते हैं कि वो हल्के में जाने के काबिल नहीं है, उनकी सियासत खत्म हो रही है, इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वो भी अपने फैसले कर लेते हैं। उनको सिर्फ ये तकवीत चाहिए होती है कि एक मजबूत अपोजिशन है, अवाम की राय मौजूद है, तो फिर अपने फैसले करते हैं। वैसे वो तो आप कह चुके हैं ना कि उनके फैसले अपने नहीं हैं, वो तो तैयार हैं, मगर उन्हें डर लगता है उन पर दबाव आएगा, और दबाव फ़ोन कॉल की सूरत में होगा और उन्हीं की तरफ से होगा जिनका इमरान खान साहब के सर पर बकौल शेख रशीद साहब के हाथ है, तो वो हाथ ही आप हटाना चाहते हैं ना, ताकि वो हाथ उठ जाएगा तो फिर वो फ़ोन से भी दूर चला जाएगा, कॉल्स नहीं जाएंगी। जी, वो दबाव भी होता है, लेकिन अवाम का दबाव भी होता है, तो सियासतदान ये अपना फैसला करता है कि मैंने कौन सा दबाव ज़्यादा कबूल करना है। तो एक वक्त आता है कि अवाम का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैं समझता हूँ आज वो वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।